चलो देखो यहाँ पे, अब सुनना, नर में हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है या मेल की बॉडी में हार्मोन का कंट्रोल किस तरीके से होगा, इसी मैकेनिज्म को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले मेल के अंदर जो प्रोसेस होने वाला था वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में तुम्हें कल भी बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था सुनना, पहले उसको अपन एक बार रिकॉल कर देते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। मैंने बताया था कि अपने ब्रेन के अंदर जो अपना मस्तिष्क है या ब्रेन है, इसके अंदर टोटल कितनी ग्लैंड्स होने वाली हैं, कितनी ग्रंथियां होने वाली हैं, 3 ग्रंथियां। पहली कौन सी थी, हाइपोथैलेमस। कौन सी, हाइपोथैलेमस। दूसरी कौन सी थी, पिट्यूटरी या फिर क्या कह सकते हैं अपन, पीयूष ग्रंथि। और तीसरी कौन सी थी, पीनियल ग्रंथि। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। इन तीनों ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन तीनों में जो मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, वो कौन सी ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल भी जो होता है हार्मोन के थ्रू भी किया जा सकता है और न्यूरॉन्स के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो अपनी पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसमें 2 लोब्स होते हैं। पहला
जो होता है अग्रपाली या एंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और ये दोनों लोब जो होने वाले हैं, इनमें से जो पहले लोब होता है एंटीरियर लोब जो होता है उसका कंट्रोल हार्मोन के थ्रू किया जाता है हाइपोथैलेमस में, और जो पोस्टीरियर होता है उसका कंट्रोल जो होता है वो किसके थ्रू किया जाता है? न्यूरॉन्स के थ्रू किया जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जिसे एक को एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? लास्ट ईयर यही क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ था। ठीक है, यहां पर जो अपने काम की है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है वो सबसे पहले समझना। इस टॉपिक में अपन को यही पढ़ना है कि मेल की बॉडी के अंदर हार्मोन का कंट्रोल किस तरीके से होता है। तुमने देखा होगा मेल की बॉडी के अंदर या नर के शरीर के अंदर 10 साल या 11 साल के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे परिवर्तन? जैसे दाढ़ी मूंछें आने लग जाती है, ठीक है ना, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। पहले अपन हर बात अपनी मम्मी पापा को जाके बता देते थे, अब धीरे धीरे बातों को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है? ये बिहेवियर है। और ये बिहेवियर कैसे आता है सुनना, हर किसी के अंदर होगा। एक एज के बाद 11-12 साल की आयु के बाद हर किसी के अंदर देखने को मिलता है। और इन देखने का मुख्य कारण या मुख्य रीजन जो होता है वो कहीं ना कहीं हार्मोनों का बदलाव होना है, ठीक है ना। और ये बदलाव कैसे होता है, ये चेंजेस कैसे होता है, यही अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले। अगर मैं बात करूंगी सबसे पहले अगर मेल की बॉडी में हार्मोन का कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी के उस भाग के पास जाना पड़ेगा, उस पार्ट्स के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा कम काम करता है। और तुम्हारी बॉडी में सबसे कम काम कौन सा करता है बताओ? दिमाग। समझ में आ रही बात? ब्रेन। समझ में आई बात मेरी क्या? और ये दिमाग में भी कौन से भाग के पास जाना है तुम्हें? हाइपोथैलेमस। किसके पास जाना है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है GnRH। GnRH का पूरा नाम क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्लैंड के पास जाता है? पिट्यूटरी या कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अग्रपाली की पक्षपाली? अग्रपाली, एंटीरियर लोब्स के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर गया, अग्रपाली के ऊपर जाएगा, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्रपाली सबको याद रखता है, लेकिन इंग्लिश वाला नाम भी इसका दूसरा साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जाएगा और एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जाने के बाद कितने हार्मोन रिलीज करेगा? 2 हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? LH, और दूसरा कौन सा होता है? FHS। इन दोनों हार्मोन को कंबाइंड फॉर्म में या सम्मिलित रूप में अपन क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये LH और FHS दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक नाम दिया जाता है, वो भी नाम याद रखना है, वो है गोनेडोट्रोपिन। एक है LH और दूसरा है FHS। LH जो होता है वो कौन सी सेल के ऊपर जाके काम करेगा? लेडिंग सेल। इसका एक और नाम भी होता था, पहले भी बताया था, कौन सा? इंटरस्टेशियल सेल। समझ में आ रही है? हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिका। समझ में आई बात मेरी क्या? अंतराली कोशिका नाम क्यों रखा गया वैसे? क्योंकि ये इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, वहीं पर प्रेजेंट होती है, अंतराली अवकाश होता है वहीं पर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। और ये जो LH है इसने कौन सी कोशिका पे काम कर दिया? लेडिंग कोशिका पर या इंटरस्टेशियल सेल के ऊपर या अंतराली कोशिका पर काम कर दिया। और इसके ऊपर काम करने के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोजन। समझ में आई बात मेरी? इसको रिलीज करवाएगी। अब ये तो काम इसका हो गया। अब दूसरी कोशिका क्या काम करने वाली है? सुनना, दूसरी कोशिका यहां से पिट्यूटरी से जो FHS हार्मोन होगा वो कौन सी कोशिका पे काम करेगा? सर्टोरी कोशिका। और ये सर्टोरी कोशिका 2 चीजें रिलीज करने वाली, एक फैक्टर रिलीज करने वाली जिसका नाम क्या है? ABP। क्या नाम होगा? ABP। ABP का पूरा नाम कितने शब्दों का है? 3। पहला कौन सा? एंड्रोजन। दूसरा कौन सा? बाइंडिंग। तीसरा कौन सा? प्रोटीन। और ये क्या काम करता है? अगर ये फैक्टर रिलीज नहीं होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रॉपर होना पॉसिबल नहीं होगा। कैसे होगी ये, कैसे हेल्प करेगी, वही बात अपन यहाँ पे करेंगे। इसीलिए 11 की बुक के अंदर, अपने इस बुक में तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन 11 की बुक में जरूर लिखा हुआ है हार्मोन वाले टॉपिक में कि शुक्र जनन की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो 2 हार्मोन होता है, एक तो एंड्रोजन तो है ही है, क्यों है वो अपन यहाँ पे समझेंगे, और दूसरा कौन सा होता है?
FHS, अगर FHS रिलीज नहीं होगा तो ABP बनना पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो ये दोनों हार्मोन्स मिलकर कैसे शुक्र जनन की क्रिया को या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रोड्यूस करते हैं, उसी की बात अपन पढ़ने वाले, उसके निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल कैसे। इसके अलावा एक हार्मोन यहां से रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है, इनहिबिन या मंदक हार्मोन। ये क्या काम करता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? फिर से सुन लेना, अगर मेल की बॉडी में हार्मोन का कंट्रोल करना है तो सबसे पहले कौन से भाग के पास जाओगे, ब्रेन के पास कि गले के पास? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास भी कौन से भाग के पास जाओगे, हाइपोथैलेमस। कुछ काम करेगा कि हार्मोन रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH। क्या नाम होगा GnRH का? पूरा नाम कितने शब्दों का है? तीन में पहला कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन। दूसरा कौन सा, रिलीजिंग। तीसरा हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड पे जाके काम करेगा, पिट्यूटरी की। कौन सी, एंटीरियर की पोस्टीरियर? एंटीरियर। अग्रपाली। अग्रपाली का दूसरा नाम क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस पे कार्य करके कौन से हार्मोन समूह का फॉर्मेशन करेगा, गोनेडोट्रोपिन। हार्मोन समूह पूछा है, ग्रुप का नाम पूछा है, तो कौन सा, गोनेडोट्रोपिन। कितने हार्मोन्स होंगे, 2। पहला कौन सा, LH। LH कौन सी कोशिका पे काम करेगा, लेडिंग कोशिका का। दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। और ये अंतराली कोशिका जो होती है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगी, टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एंड्रोजन। समझ में आ रही है बात मेरी का? दूसरा जो होता है जिसका नाम क्या है, FHS। FHS कौन सी सेल पे जाके काम करेगा, सर्टोरी कोशिका का। दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। और ये कौन से 2 चीजें बनाएगा, पहला कौन सा फैक्टर बनाएगा, ABP, और दूसरा क्या बनाएगा, इनहिबिन। अब सुनना मेरी बात, अब यहां पर जो हार्मोन बन रहे हैं वही हार्मोन इस क्रिया को रोकने का भी काम कर रहे हैं। जैसे ये हार्मोन बना, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बना, तुम्हें बताया कि हार्मोन जो होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है ग्रोथ हार्मोन। नाम सुना है कि नहीं सुना है, अरे जिंदगी में सुना था कि नहीं सुना था। अब तुम्हें पता, अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, अपनी लेंथ बढ़ानी है, ठीक है ना, इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रोथ हार्मोन है। और ग्रोथ हार्मोन को अपनी अगर लेंथ बढ़ानी है तो अपनी बोन्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर बोन्स और मसल्स नहीं बढ़ेगी तो क्या अपनी लेंथ बढ़ना पॉसिबल है, क्या नहीं है। अब देखो ग्रोथ हार्मोन कहां बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बना रही है, और पिट्यूटरी कहां पर है, अपने ब्रेन के अंदर। अब इनको मसल्स और बोन्स बनानी है, बट जो अपनी पैर की बोन्स है इनकी लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां से इनको कहां जाना पड़ेगा, पैरों पर, हाथों पर जाके वर्क करना पड़ेगा। अब ये हार्मोन यहां से उड़ के जाएंगे, किसी के मीडियम, किसी की सहायता से जाएंगे, बताओ किसी की हेल्प के थ्रू जाएंगे, किसके द्वारा बताओ। हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो किसके थ्रू होने वाला है, बताओ किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां पर भी ऐसा कैसा प्रोसेस होने वाला है। अब ये हार्मोन बंद तो गया अपनी बॉडी के अंदर, यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन घूमता फिरता ब्लड के थ्रू कहां पहुंचने वाला है, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस के पास सेंसेशंस होते हैं, बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो ये पहचान सकते हैं कि यहां पर टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, उसी समय हाइपोथैलेमस किसका सिक्रेशन रोक देगा, GnRH का। समझ में आ रही है? और GnRH का सिक्रेशन रुक जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर GnRH काम करने वाला नहीं है। तो क्या LH और FHS का सिक्रेशन होगा क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वही अपने द्वारा अपने सिक्रेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, नेगेटिव फीडबैक। समझ में आ रही है? क्योंकि ये कैसा, पॉजिटिव बढ़ाने वाला फीडबैक दे रहा है कि घटाने वाला फीडबैक दे रहा है, घटाने वाला, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव फीडबैक। समझ में आई बात? कभी कभी कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि मेल की बॉडी में जो हार्मोन कंट्रोल किया जाता है वो कौन सी फीडबैक पर आधारित होता है, ठीक है ना, किस पर बेस्ड होता है, तो नेगेटिव फीडबैक पर बेस्ड होता है। समझ में आ रही है? वैसा का वैसा प्रोसेस यहां पर भी हो सकता है। जैसे ही ये FHS सर्टोरी कोशिका पे ज्यादा वर्क करेगा, इनहिबिन क्या बनेगा, ज्यादा, और यही इनहिबिन जाकर के किसके, इस GnRH के सिक्रेशन को क्या कर देगा, रुकवा देगा। इसीलिए यहां पर भी नेगेटिव फीडबैक लिखा है, यहां पर भी नेगेटिव फीडबैक लिखा है। समझ में आ रही है बात मेरी का? अब देखो ABP का क्या वर्क है वही समझते हैं अपन। देखो यहां पर तुम्हें पहले ही बताया था कि जो अपनी शुक्र जनन कोशिकाएं होती है, नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं के अंदर या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितनी सेल्स होने वाली हैं, 2। पहली कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होगा,
स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कौन सी होने वाली है? सर्टोरी सेल। अब सर्टोरी सेल ने क्या बना दिया? एबीपी बना दिया, ठीक है ना। और ये एबीपी यहां से बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ एक सेल का समूह है जिसका नाम क्या होता है? लेडिंग कोशिका, या फिर क्या कह सकते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बन गया? टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन बन गया, अब टेस्टोस्टेरोन को लाके कहां पर काम करवाना है? इस स्पर्मेटोगोनिया पर काम करवाना है। तो इस झिल्ली को पार करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? और ये जो पार करवाने का काम करवाएगा वो कौन सा कारक करवाएगा? एबीपी करवाएगा। समझ आ रही? एबीपी इसके साथ जुड़ेगा, इसको अंदर लेकर जाएगा और सटोरी कोशिका के साथ जोड़ेगा, जिससे सटोरी कोशिका क्या करेगी? जो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, इनके बीच वाली जो भी स्टेज होगी जिनको पोषण या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, वो कौन देगी? सटोरी कोशिका। किसके कंट्रोल में? टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में। इसीलिए बोला जाता है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया तुम्हें करवानी है तो कितने हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होंगे? 2। मेनली जो होगा टेस्टोस्टेरोन। जब तक टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होने वाली नहीं है। समझ में आ रही है? इसीलिए अपन पढ़ते भी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगभग 10 साल के बाद या 11 साल के बाद बढ़ना स्टार्ट होता है। यही कारण होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कब प्रारंभ होती है? अपनी 12-13 साल की आयु में प्रारंभ होती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो लिख देना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल जो होगा या नियंत्रण जो होगा वो 2 हार्मोन से होगा, एक टेस्टोस्टेरोन, फर्स्ट ये होता ही है, और दूसरा एफएचएस। चलो एक चीज और बताना, कुछ हार्मोन्स अपन ने लिखे, उनके पूरे नाम तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक लिखा है एलएच, एलएच का पूरा नाम क्या होता है बताओ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा कौन सा है? आईसीएचएस। इसका पूरा नाम 4 अक्षर का है। पहला आई मतलब कौन सा? इंटरस्टिशियल, जो अपन अंतराली बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पे देखो इसका नाम जो सेकंड नाम रखा गया इसके फंक्शन के बेसिस पे रखा गया। फंक्शन क्या है देखो, एलएच हार्मोन कौन सी कोशिका पे काम कर रहा है? लेडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका। और ये अंतराली कोशिका को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है कि रोक रहा है? यानी इसको स्टिमुलेटिंग कर रहा है कि इसको संदमित करने का काम कर रहा है, इनहिबिट करने का काम कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है कि नहीं? प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? या इंड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो यहां पर ये सेल को प्रेरित कर रहा है या बढ़ाने का काम कर रहा है। किसके लिए प्रेरित कर रहा है? कौन से हार्मोन को बनाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया देखो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? नाम अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो फंक्शन है वही काम है, इसका नाम रखा गया है। समझ में आई बात मेरी क्या? तो इसीलिए इसका पूरा नाम अच्छे से याद रखना है। दूसरा हार्मोन कौन सा है? एफएचएस। एफएचएस का दूसरा नाम क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये नाम भी क्यों रखा गया है, जब अपन मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तब समझेंगे भी सही, क्योंकि इसका नाम का रीजन वहीं पर तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि ये एक फॉलिकल को दूसरे फॉलिकल के अंदर चेंज करने के लिए प्रमोट करता है। कैसे करता है वही बात अपन समझेंगे। यहां पर इनका नाम पूरा याद होना चाहिए। और जीएनआरएच का पूरा नाम ऑलरेडी तुम्हें पता है, क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत? एबीपी का बता दिया, एलएच और आईसीएचएस का, एफएचएस का, जीएनआरएच का और एबीपी का, इनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। है किसी को दिक्कत यहां तक? यहां पर अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फिनिश होता है या कंप्लीट होता है? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। टेस्ट में तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में जितना अभी मैं करवाऊंगा उतना आएगा, ठीक है ना। लगभग टेस्ट अपने कल रखेंगे, ठीक है ना। कल रखेंगे, ठीक है ना। कल सैटरडे है ना, तो कल ही रखेंगे टेस्ट, क्योंकि कल क्या है कि हमारी मॉर्निंग में क्लासेज होगी, ठीक है ना, स्कूल में, ठीक है ना। शिफ्ट मॉर्निंग वाली है, तो संडे को तुम्हारे प्रॉपर क्लास लगेगी, ठीक है ना।
कल तुम्हारे टेस्ट रख दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस वैसे कम ही है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है अभी तो, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है, ट्राई ये करना है कि सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। समझ में आई बात मेरी क्या? कल तुम्हारे टेस्ट भी होगा, 100 क्वेश्चन है वैसे, 33 और 34, 17 हमारे, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन है पहली चीज़ तो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ तुम्हारे एक फिजिक्स की क्लास भी लगेगी, ठीक है ना। वही टाइम रहेगा, वही टाइम छुट्टी का भी रहेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? सेम टाइम रहने वाला है और संडे को प्रॉपर क्लासेज लगेगी। समझ में आई बात मेरी क्या? ताकि अपना एक दिन भी खराब नहीं हो सके, ठीक है ना। नहीं तो टाइम चेंज करना पड़ता कल का, ठीक है ना, वापिस शाम को क्लास लगानी पड़ती। नहीं तो संडे वाला टेस्ट अपन कल ले लेते हैं और संडे को प्रॉपर क्लासेज लगने वाली है। समझ में आई बात मेरी क्या? और ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ऐसे मत सोचना कि कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मतलब सिंपल इतने भी इजी नहीं है कि तुम सारे सही कर लो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े से घुमा के, ज़्यादा नहीं दिए हुए, ठीक है ना। ट्राई करोगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन मेरे हैं, 17 क्वेश्चन सवाई जी के हैं, 33 सवाई जी जहांगीर सर के हैं और 33 अपने प्रभु जी के हैं। समझ में आई बात मेरी क्या? 100 क्वेश्चन है ओवरऑल और ट्राई करना है 100 के 100 करेक्ट हो, कोशिश यही करनी है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है। समझ में आ रही बात मेरी क्या? और फर्स्ट ही लास्ट रहने तक देना है, ठीक है ना। आज जो इंप्रेशन रखोगे वो लास्ट तक रखना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बैचेज में यही होता है, पहले दिन तो पढ़ लेते हैं, पहले स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो याद रह जाता है, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस नहीं करना अपन को, समझ आ रही है? पहले में ही जान जोखनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़नी है। हार्मोन नियंत्रण तुम्हारे जो मैंने यहां पर मेल के अंदर करवाया है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिया, पूरा वही का वही टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ना है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का कंट्रोल अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है वो तुम्हारे एनसीईआरटी में पीछे की तरफ दिया हुआ है, थोड़ा बीच में दिया हुआ है। समझ आ रही? युग्मक जनन या जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वहां पर इसको दिया गया है, ठीक है ना। तो वहां से ही ये पैराग्राफ पढ़ना है और बाकी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ तक समझ में आई बात मेरी? कोशिश करना 17 के 17 सही हो, ठीक है ना। अभी तो 17 सही हुए तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खिला दूंगा, अभी तो इतना ही है, ठीक है ना। इससे क्योंकि पेपर थोड़ा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट बना हुआ नहीं है, कर सकते हो 17 के 17 करेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि 17 क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं है, ठीक है ना। जब घुमाऊंगा और मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ कि तुम में से कोई कर नहीं सकता है, तो सर्च की वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अभी तो कर लो, 10 रुपये में राजी हो जाओ, ठीक है ना। फिर कभी कभी 500 की भी लगेगी, तब तुम्हारे बस की बात नहीं होगी, मेरे को पता है, लेकिन अभी तो राजी हो जाओ थोड़ा बहुत। चलो टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पर ऐसे जोश में मत आना कि सारे के सारे सही करके आ जाओ, ठीक है ना, घाटा करवा दोगे मेरे। थोड़ा रहम बरपाना। दस का नहीं, सारे करोगे तो सोच ले, मल्टीप्लिकेशन कर दे भाई, गरीब आदमी है। चलो लिखो फटाफट।
चलो देखो यहाँ पे लिख दो फटाफट जल्दी थोड़ा। चलो देखो अब इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। 1 बाई 1 तीनों को अपन पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, अंडाशय या ओवेली होने वाली है, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसको बता भी दिया था मैंने। सहायक नलिका या एसेंसी ट्यूब जो होने वाली है वो कौन कौन सी होने वाली है, सुनना, 4 नाम अच्छे से याद रखने। पहली है ओविडक्ट या अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोला है। दूसरा गर्भाशय, इसी का ही पोर्शन होगा, अपन बनाएंगे अभी पूरा का पूरा पद, कैनाल बनाएगी इससे बनी होगी। गर्भाशय, ग्रीवा यानी सर्विक्स, और लास्ट होगा वेजाइना। तो इसमें 4 नाम अच्छे से याद रखने हैं। पहला कौन सा, ओविडक्ट, दूसरा यूटेरस, तीसरा सर्विक्स और चौथा वेजाइना। लास्ट वाले की बात करें तो ये नाम अभी तक तुमने पढ़े नहीं थे, बाकी सारे नाम तुम्हें ऑलरेडी बता दिए थे मैंने। तो ये जो 4 नाम हैं, जिसमें एक्सटर्नल जेनाइटेरिया की बात करेंगे, जिसमें कुछ नाम और ऐड होंगे, अभी तो कुछ नाम ही लिखे, 1-2 ग्लैंड के नाम भी लिखने हैं, ठीक है ना। तो उसी के नाम अपन ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए 4 नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा याद रखना है, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा कौन सा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। तीसरा कौन सा होगा, क्लाइटोरिस, और चौथा कौन सा, हाइमन। तो सबसे पहले ही कम से कम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले इनके नाम तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। फिर से सुन लेना एक बार, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन कितने पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 3 में पहला कौन सा होगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कितने होने वाले, 1 होने वाले हैं कि 2 होने वाले, एक कौन सा होगा, अंडाशय या ओवेरी, जो संख्या में कितने होने वाले हैं, एक जोड़ी या 1 पेयर। समझ में आ रही है बात मेरी का। दूसरा जो होगा वो एसेंसरी ट्यूब होगी, सहायक नलिका होगी। कितने नाम याद रखने हैं, 4 में पहली कौन सी है, ओविडक्ट या अंडवाहिनी, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा कौन सा होगा, यूटेरस, गर्भाशय। तीसरा कौन सा होगा, गर्भाशय, ग्रीवा या सर्विक्स, और चौथा कौन सा होगा, योनि या वेजाइना। अगर लास्ट बात करूं, बाह्य जनेंद्रिया या एक्सटर्नल जेनाइटेरिया की बात की जाए तो कितने नाम याद रखने हैं, 4। पहला कौन सा, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा कौन सा याद रखना है, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। तीसरा कौन सा, क्लाइटोरिस, और चौथा कौन सा अपने पास याद रखना है, हाइमन, ठीक है ना। इनको 1 बाई 1 बात करेंगे, अभी केवल नाम बताए, अभी इनके फंक्शन भी देखेंगे। हाइमन का क्या फंक्शन होता है, क्राइटोरिस कैसा होता है, लेबिया माइनोरा मेजोरा में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, और जो अंडवाहिनी है, जो यूटेरस है, ठीक है ना, उन सब की बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले फीमेल का कंप्लीट डायग्राम बना देते हैं अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वही पहले बनाते हैं अपन।
प्लू प्लू लो सा, और कोई हुक्म? बस नीला कैसा होता है? ये यहाँ पे तो कोई, ये ला आसमानी, बस। तेरी किस्मत खराब है, कोई नहीं। अब देखते हैं, सिलेक्शन होने के बाद पता चले किस्मत अच्छी है खराब है। नहीं, अपने यही चल जाए कलर, अपने नहीं दिखाना किसी को। चलो देखो, यहाँ पे एक एक पोर्शंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जितना इंट्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है उसकी बात अपन कर लेते। एक और चीज़ बना देते बस। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होने वाला है, मैक्सिमम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखने का काम अपन अगले टॉपिक में करेंगे, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ों को समझने का काम, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे, चाहे यूटेरस की हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब की हो, ठीक है ना। इन्हीं सब की बात अपन यहाँ पे करने वाले, ठीक है ना। क्योंकि ओवेरी की यहाँ पर, क्योंकि ओवेरी की सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, उसका अलग से डायग्राम बनाएंगे, फिर एक एक प्रोसेस को अपन आगे चलाएंगे, ठीक है ना। पहले अपन चलाएंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर एसेंसी डक्ट, और फिर बाहरी जननेंद्रिया या एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, इसी प्रोसेस में चलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे पहली बात करूँ तो तुम्हें पता होगा कि फीमेल के पास एक जोड़ी, वन पेयर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडाशय या ओवेरी कहलाते हैं। समझ में आ रही है? संख्या में दिख रहा हुआ, एक इधर बना हुआ है, दूसरा इधर बना हुआ है। ये एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर्स होते हैं। और ये एक जोड़ी या वन पेयर जो ओवेरी होने वाली है, कहीं से मुक्त नहीं होने वाली है, कनेक्टेड होती है। और ये कनेक्टेड कहाँ से होती है, किससे जुड़ी हुई होती है? विशेष प्रकार के स्पेसिफिक लिगामेंट्स होते हैं। और ये लिगामेंट्स क्या करते हैं? इसको यहाँ से यूटेरस की कुछ भित्ति से कवर करने का काम करते हैं, और इनको आगे कहाँ से जोड़ते हैं?
ओविडक्ट से जोड़ने का काम करते हैं। कौन से लिगामेंट होते हैं, कौन कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी बात करेंगे, लेकिन जब अपन किसकी बात करेंगे, ओवेरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा, तुम्हें ऑलरेडी बता रखा हूं, अंडाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवेरी। एक होगा कि एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी मुक्त होगा कि जुड़ा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। एक साइड किससे जुड़ा होगा, यूटेरस से, दूसरी साइड किससे जुड़ा होगा, फैलोपियन ट्यूब से। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, जो डायग्राम में दिख रहा है वही चीज है, समझ में आ रही है, कुछ अलग होने वाला नहीं। अब इसके बाद सुनना आगे की, अब इससे आगे की तरफ चले तो फीमेल की बॉडी के अंदर एक जोड़ी, ठीक है ना, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, एक जोड़ी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इस फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 10 से 12 सेंटीमीटर होने वाली। ये एक नलिका जो है इसकी लेंथ जो होने वाली है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी भी कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की जो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करने वाला है। पहला भाग जो मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना, जो भाग ओवेरी के ठीक पास में होता है, ठीक है ना, उस भाग को मैंने क्या बोल दिया, इनफंडेबुलम। समझ में आ रही है। दूसरा भाग जो सबसे ज्यादा फूला हुआ है, बीच वाला भाग जो सबसे ज्यादा फूला हुआ होगा, और फूले हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं, एम्पोला। तो ये दूसरा भाग एम्पोला। समझ में आ रही है बात मेरी का। तीसरा भाग जो होने वाला है, जो किसके ठीक पास में होगा, यूटेरस के ठीक पास में होगा, यानी गर्भाशय के ठीक पास में होगा, उस भाग को अपन क्या बोलेंगे, स्तमस कहेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी का। तो भाग तो याद रखने, तीनों भाग। बहुत बार अपने साथ दिक्कत क्या होती है, तीनों भाग याद रख देते हैं, ठीक है ना, कभी इधर से स्टार्ट कर देते, कभी इधर से, लेकिन तुम्हें याद रखना कौन सा भाग किसके पास में होने वाला है, ठीक है ना। तो फिर से सुन लेना, फीमेल में अंडाशय की संख्या कितनी होगी, एक जोड़ी। जुड़े हुए होंगे कि मुक्त होंगे, जुड़े हुए। एक साइड किससे, गर्भाशय से या यूटेरस से, दूसरी साइड किससे जुड़े होंगे, फैलोपियन ट्यूब से। दूसरी बात सुनना, फीमेल में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होगी, एक जोड़ी या 2 होने वाली है। एक की लंबाई कितनी होने वाली है, 10 से 12 सेंटीमीटर। पूरी अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भाग। 3 भागों में पहला भाग जो ओवेरी के ठीक पास में होगा उसे क्या बोलेंगे, इनफंडेबुलम। दूसरा फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, एम्पुला। और तीसरा जो यूटेरस के पास में होगा या गर्भाशय के पास में होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, स्तमस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। जो फूला हुआ भाग होता है जिसे एम्पुला कहते हैं, ये एम्पुला वाला भाग जो होता है वो किसके काम आता है, फर्टिलाइजेशन करने के, ठीक है ना। यानी फर्टिलाइजेशन वास्तविकता में जिस भाग में होता है, बहुत बार तुमने पढ़ा होगा ओविडक्ट में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, ये अच्छे से याद रखना है, कहां पर होता है, एम्पुला में। समझ में आई बात मेरी क्या। अगली बात सुनना, ये बात होगी ओविडक्ट की खत्म। अब अगली बात करते हैं यूटेरस या फिर किसकी बात करते हैं, गर्भाशय की। गर्भाशय जो होता है 3 लेयर से कवर होता है। 3 लेयर में जो लेयर सबसे बाहर की तरफ, ये वाली लेयर दिख रही है सबसे बाहर की तरफ, जो लेयर सबसे बाहर की तरफ होती है उसे क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। जो लेयर बीच में पाई जाएगी सबसे मोटी होगी, समझ में आ रही है, उसे अपन क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो लेयर सबसे अंदर की तरफ होने वाली है उस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। समझ में आ रही है बात। 3 लेयर्स के नाम याद रखते हैं। इन तीनों लेयर्स में सबसे पतली और मेम्ब्रेनस, झिल्लीमय, ठीक है ना, लेयर कौन सी होने वाली है, पेरीमेट्रियम। समझ में आई बात मेरी क्या। सबसे मोटी, और अगर मैं बोलूं कि स्मूथ मसल से बनी हुई जो मसल होने वाली है, सबसे मोटी भी होगी और स्मूथ मसल से बनी होगी, वो कौन सी होगी, मायोमेट्रियम। और जो सबसे ज्यादा चेंजेबल होगी, हर मंथ चेंज हो सकती है, ठीक है ना, हर महीने बनी वापस टूटी, बनी वापस टूटी, ये प्रोसेस जिस लेयर में होगा वो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। अब ऐसा होता क्यों है, सुनना, अगर मैं बोलूं कि, सुनना ध्यान से बात समझना, मैं बोलूं कि एक फीमेल है उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फीटस को रखना है 9 महीने तक, तो बताओ उसे गर्भाशय में तो रखा जाता है, सबको पता है, यूटेरस में रखा जाएगा, ठीक है ना, गर्भ के अंदर रखा जाएगा। लेकिन गर्भाशय में भी अगर रखना है तो कहां रखोगे, मायोमेट्रियम में। क्यों रखोगे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें पता है कि बच्चे को वहीं रखना ज्यादा शेप होगा, जो मोटा स्तर होगा कि जो पतला स्तर होगा, मोटा। समझ में आ रही है। और मोटा होने के साथ क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए कि रफ होना चाहिए,
स्मूथ। और तुम्हें पता है मायोमेटियम सबसे मोटी भी है और स्मूथ मसल भी है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इसीलिए सबसे ज्यादा सेफ बच्चा जिस लेयर के अंदर रह सकता है वो कौन सी होगी? मायोमेटियम। इसीलिए अगर मैं बोलूं पार्शुलेशन होगा, ठीक है ना, जब प्रसव की क्रिया होगी, जब बच्चे को मां के गर्भ से कहां निकालना है? बाहर की तरफ निकालना है, तो सीधी सी बात है कौन सी मसल में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, सबसे ज्यादा संकुचन होगा? जहां बच्चा होगा। समझ में आ रही है? और बच्चा कौन सी लेयर में है बताओ? पेरीमेटियम में है कि मायोमेटियम में? मायोमेटियम में। यही रीजन होता है कि मायोमेटियम में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन या संकुचन होता है जब प्रसव की क्रिया होती है, जब पार्शुलेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सबसे पतली झिल्लीमय या मेम्ब्रेनस लेयर्स कौन सी होगी? पेरीमेटियम। सबसे ज्यादा मसल्स वाली या सबसे मोटी या फिर सबसे ज्यादा स्मूथ मसल्स की बनी लेयर्स कौन सी होगी? मायोमेटियम। और सबसे ज्यादा चेंजेस कैसे? सुना, फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज को शो आउट करने के लिए फीमेल में एक साइकिल चलता है जिसका नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर महीने, हर महीने मतलब एक महीने के बाद दूसरे महीने जब भी वो चक्र चलेगा तो फीमेल के वेजाइना वाले भाग से ब्लीडिंग होती है। और उस ब्लीडिंग का रीजन होता है कि जो गर्भाशय या यूटेरस की सबसे अंदर वाली लेयर्स होती है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल परिवर्तन के कारण क्या हो जाती है? टूट जाती है। और उसके विघटन के कारण, उसके टूटने के कारण वहां से क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है। और उसी ब्लीडिंग के कारण ये मेम्ब्रेन टूटेगी, हर महीने टूटेगी भी सही। और जैसे ही वो चेंजेस हो गया, ब्लीडिंग होगी, उसके बाद धीरे धीरे एक हार्मोन उसको बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। वो हार्मोन कौन सा है, क्या है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी लेयर्स होती है जिसमें साइक्लिक परिवर्तन या साइक्लिक चेंज सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो कौन सी होती है? एंडोमेटियम। तो दोनों लेयर्स का नाम अच्छे से याद रखना है और इनके अंदर होने वाले चेंजेस को याद रखना है। किसी को दिक्कत हो इसमें तो पहले बोल देना। अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पे ये जो यूटेरस होने वाला है, इस यूटेरस का नेक वाला पार्ट, ठीक है ना, ये नेक वाला पार्ट हो गया। मान लो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक इतना मान लो भले, तो यूटेरस का नेक वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। वास्तविकता में सर्विक्स को अलग से पोर्शन अपन लिख रहे हैं, लेकिन सर्विक्स वास्तविकता में अलग पोर्शन नहीं होता, इसी का गर्भाशय या यूटेरस का ही पार्ट होता है। इसीलिए मैंने बोला यूटेरस का नेक वाला पार्ट। समझ में आ रही है बात मेरी का? तो ये सर्विक्स होने वाला है। और सर्विक्स के बाहर की तरफ यहां पर वेजाइना वाला पोर्शंस होता है। और वेजाइना वाले पोर्शंस में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और यहां का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है बताओ? कैसा मीडियम होगा बताओ? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक मीडियम होगा। तो बताओ एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने बोला एसिडिक मीडियम है और तुमने अपने पढ़ा था कि स्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक मीडियम वाले। तो एसिडिक मीडियम में आएंगे, एसिडिक मीडियम में आएंगे तो उनके नष्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पे मीडियम चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसको चेंज करने के लिए भी स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना, उस ग्लैंड की भी बात करेंगे जो इस एसिडिक मीडियम को कम करेगा और यहाँ का मीडियम जो स्पर्म होते हैं उनके लायक बनाने वाला है, उसके लिए फेवरेबल मीडियम क्रिएट करने वाला। वो कौन सी ग्लैंड्स होती है वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जरूर याद रखना कि यहाँ का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। और यहाँ कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कौन से, उनका क्या यूज होता है वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक किसी को पहले दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। है किसी को दिक्कत? कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहले पूछ लेना। झिल्ली सबसे पतली, मेम्ब्रेनस दूसरी, मोटी और मसल्स की बनी होगी, और मसल में भी स्मूथ मसल की बनी होगी। इसीलिए 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ के अंदर जिस मसल्स के अंदर रहता है, जिस लेयर के अंदर रहता है वो मायोमेटियम होता है। इसीलिए प्रसव या पार्शुलेशन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन यहीं पर होता है। एंडोमेटियम जो होती है सबसे अंदर वाली लेयर्स होती है जिसमें साइक्लिक परिवर्तन या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने ये बनने वाली भी है और टूटने वाली भी। यहां तक किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, नहीं तो आगे चलते हैं। है किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत तो पहले पूछ लेना। है कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहले बोल दो। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखते हैं अपन फीमेल के अंडाशय की प्राथमिक जनन अंग की बात कर लेते हैं। प्राथमिक जनन अंग इसी सीक्वेंस में चलेंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
और ये जो होने वाला है वो कौन होगा, अंडाशय, जिससे अपन बोलेंगे ओवेरी। हाँ सर, बहुत सारे रीजन है। बहुत बार क्या होती है, जो वास्तविकता में बच्चा जो होता है, जो बोलते हैं अंतरोपण की क्रिया, अंतरोपण में क्या होता है, बहुत बार बच्चे के रीजंस जो होते हैं, पहला रीजन होता है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बच्चे में अंतरोपण हुआ लेकिन वो कहाँ पर आके चिपक गया, एंडोमेट्रियम में। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो इससे एंडोमेट्रियम में रहेगा तो क्या लंबे समय तक यहाँ पर जिंदा रहना पॉसिबल है क्या? हल्का सा भी खींचा हुआ, फीमेल में हल्का सा भी झटका लगा तो यहाँ से बच्चा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? समझ में आ रही है? तो इससे प्रेगनेंसी को लॉस हो सकता है, पहला प्रेगनेंसी खतरनाक हो सकती है, पहला सबसे ज़्यादा रीजन यही होता है। और दूसरा खान पान, क्योंकि जो फीमेल्स होती है क्या खा रही है क्या पी रही है वो ज़्यादा मैटर करेगा 9 महीने, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि बच्चे के पास पोषण देने के लिए अभी सेल बनी नहीं है, तो जो माँ खाएगी वही पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो पोषण माँ खा रही है वही पोषण मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर माँ ने कोई ऐसा कंटेंट खा लिया जिसमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन फैक्टर्स है, क्योंकि प्रेगनेंसी को बनाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसीलिए तुम्हें जितनी भी टैबलेट्स आती है उनके नीचे लिखा होता है प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह पर इस गोली का इस्तेमाल करें। समझ में आ रही है? क्योंकि अगर गलती से भी उसमें एंटी प्रोजेस्टेरोन कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना, जो प्रोजेस्टेरोन को लेवल को कम करता है, तो उसी समय प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, फिनिश हो सकती है। समझ में आ रही है? तो प्रेगनेंसी में कोई भी गोली, चाहे सिर दर्द की गोली हो चाहे कोई भी गोली हो, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी का? मैन फैक्टर यही होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जो मैन हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन ही होता है। समझ में आई बात मेरी का? अगर गलती से किसी भी कारण से, तुम्हारे खान पान के कारण से, तुम्हारे द्वारा ली गई टैबलेट के कारण अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो प्रेगनेंसी खत्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी भी तुमने देखा होगा जो गोलियां बनती है, जैसे प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए एमटीपी किट आता है पूरा, ठीक है ना, अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है ना, या 1 महीने से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए एक किट आता है, एमटी किट कहते हैं जिसको। उसके अंदर यही होता है और कुछ नहीं होता, एंटी प्रोजेस्टेरोन, मिपे प्रोजेस्टेरोन करके फैक्टर्स होता है, कारक होता है, वो उसमें मिलता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। तो वो उसमें देखने को मिलता है। तो ये मेन कारण, या तो एंडोमेट्रियम से चिपक जाना भ्रूण का, और दूसरा अगर अंदर धस गया है और गलती से तुमने ऐसा कुछ खा लिया जो प्रोजेस्टेरोन को लेवल को कम करता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसीलिए फीमेल जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसे प्रोजेस्टेरोन की कैप्सूल भी दिए जाते हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाया जा सके या बढ़ा के रखा जा सके। समझ में आई बात मेरी क्या? तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं। चलो इसकी बात करते हैं अपन, अंडाकार शेप का।
चलो इतना बना दो पहले एक बार। चलो देखो यहाँ पे अभी पूरा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपन समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि फीमेल में प्राथमिक जनन अंग जो होने वाला है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने वाला है, अंडाशय होने वाला है, और ये अंडाशय जो होने वाला है वास्तविकता में ओव्यूल शेप होता है, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई ऐसे बात की जाए तो ये चौड़ाई जो होने वाली है लगभग कितनी होने वाली है, 2 से 4 सेंटीमीटर की होने वाली। और ये जो चौड़ाई जो होने वाली है इसके चारों तरफ एक कवर होता है, एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है जिसका नाम होता है एपिथेलियम टिश्यू, जो इसको पूरी तरह कवर करके रखता है। अगर मैं इस अंडाशय या ओवेरी की बात करूं, अंडाशय के कंप्लीट पार्ट को, अंदर वाला जो कंप्लीट पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। और बायो में मैक्सिमम जब भी पार्ट को डिवाइड करना पड़े तो सेंटर वाला भाग जो होगा उसे क्या बोलेंगे, मेडुला, और जो परिधि पर होगा या बाहर की तरफ होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। समझ में आ रही है? तो यहां पर भी इसका सेंटर वाला पोर्शन जो होगा वो मेडुला होगा और बाहर वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स भाग में बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, जब फीमेल जो होती है माँ के गर्भ के अंदर होती है, यूटेरस में होती है, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में oogonia होते हैं। और ये oogonia जो होते हैं, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपन को पता होता है उसके बाद भी, लेकिन कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंडाशय या ओवेरी के अंदर oogonia कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में होते हैं कि कॉर्टेक्स में होते हैं, कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं। और यही oogonia आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ओवम का, और ओवम के फॉर्मेशन की क्रिया क्या कहलाती है, oogenesis या अंड जनन कहलाती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इतना जरूर याद रखना है। पहले अंडाशय जो होने वाला है इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए कितनी होने वाली है, 2 से 4 मीटर होने वाली है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके चारों तरफ एक कवर होता है, कौन से टिश्यू का कवर होता है, एपिथेलियम टिश्यू का होता है। और इसके अंदर की तरफ बात की जाए तो कॉल्ड पूरे के पूरे अंडाशय के 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जो भाग सेंटर में होगा उसे क्या बोलेंगे, मेडुला, और जो परिधि पर होगा उसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अगर मैं बात करूं कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में oogonia पाए जाते हैं, जो कहां पर होंगे, मेडुला में होंगे कि कॉर्टेक्स में होंगे, कॉर्टेक्स में होंगे, और यही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे, ओवम का। अब देखो यहां पर ये तो पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे भी सही, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पर जब ओवम बनने के लिए जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारी फॉलिकल्स बनेगी, बहुत सारी पुटिकाएं बनेगी, और कम से कम पुटिकाओं के नाम तुम्हें अभी याद होने चाहिए। पुटिकाओं में क्या चेंजेस होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से कैसे
चेंज है, कैसे इनमें डिफरेंस है, सेकेंडरी टर्सरी में क्या डिफरेंस होने वाला है, टर्सरी और ग्राफियन में क्या डिफरेंस होने वाला है, ये सारी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस फॉलिकल्स के नाम याद रखने। सबसे पहला फॉलिकल कौन सा होगा, प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीय पुट्टिका। तीसरा कौन सा होगा, टर्सरी। चौथा कौन सा होगा, ग्राफियन। और पांचवा कौन सा होगा, कॉर्पस लूटियम। और भी होते हैं वैसे, लेकिन मेनली ये 5 याद रखने। अभी आगे और कौन सा होता है उसके अंदर भी डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी के लिए 5 याद रखने। पहला कौन सा फॉलिकल याद रखना है, प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी। तीसरा कौन सा होगा, टर्सरी। चौथा कौन सा होगा, ग्राफियन। और पांचवा कौन सा होगा, कॉर्पस लूटियम। अगर मैं यहां पे बात करूं इन पांचों की, तो अगर मैं बोलूं कि अगर इसको परिवर्तन करना, इसका डेवलपमेंट करना, अगर तुम चाहते हो कि ओवम का फॉर्मेशन हो, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन हो, तो हमेशा फॉलिकल को एक फॉलिकल से दूसरे फॉलिकल में क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। और इनको एक फॉलिकल से दूसरे फॉलिकल में चेंज करने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, एपीएचएस। इसीलिए एपीएचएस का पूरा नाम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्योंकि ये एक पुट्टिका को दूसरी पुट्टिका में, दूसरी पुट्टिका को तीसरी पुट्टिका में, और तीसरी पुट्टिका को चौथी पुट्टिका में चेंज करने के लिए परिवर्तित करता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। समझ में आई बात मेरी का। तो ये हार्मोन्स होता है जो इन पुट्टिकाओं को चेंज करते हैं। चलो एक बात बताओ, वैसे तो तुम्हें याद हो तो बता पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूंगी जब अंडोत्सर्ग ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, तो जो अंडा मुक्त होता है, वास्तविकता में ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocytes होता है। जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, प्राइमरी फॉलिकल वाली से कि सेकेंडरी फॉलिकल वाली से, बताओ कौन सी स्टेज से रिलीज होगा, सेकेंडरी से होगा कि नहीं होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। किससे रिलीज होगा रे, ग्राफियन फॉलिकल से। न तो प्राइमरी फॉलिकल से होता है न सेकेंडरी से। तुमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, ओवुलेशन पढ़ा हुआ है कि नहीं। ओवम का अंडे का मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, ओवुलेशन कहलाती है। या ओवम के रिलीज होने का प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। लेकिन वास्तविकता में वो ओवम नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइनों में भी लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे तो। जो रिलीज होता है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन की प्रोसेस में, वो कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है कि सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा वो फॉलिकल में से, क्योंकि फॉलिकल क्या है, एक आवरण है, एक कवर्ड है, जो उसको कवर करके रखने वाली संरचना है। समझ में आ रही है। और ये कवर करने वाली संरचना जो है, यहां से जो oocyte रिलीज होने वाला है, उस कवर वाली संरचना को फाड़ना पड़ेगा, तभी वो रिलीज होगा, अन्यथा रिलीज होना पॉसिबल नहीं है। और ये जिस संरचना को फाड़ता है, जिस फॉलिकल को फाड़ता है, उस फॉलिकल का नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। अच्छे से याद रखना है, ग्राफियन फॉलिकल से ही ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। अगर मैं बोलूं कि ओवुलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, अब बताओ कि अगर तुम चाहते हो कि प्रेगनेंसी बनी रहे, ठीक है ना, प्रेगनेंसी रहे, ठीक है ना, 9 महीने बच्चा मां के गर्भ के अंदर है, तो बताओ इनमें से कौन सा फॉलिकल बना रहना चाहिए लंबे समय तक, कॉर्पस लूटियम। समझ में आ रही है। नहीं, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम कुछ दिनों के बाद ही, 7-8 दिनों के बाद ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी का। लेकिन अगर प्रेगनेंसी बनाए रखना चाहते हो तो जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाए, ठीक है ना, जो काम प्लेसेंटा का होगा, प्लेसेंटा को बनने में 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है ना। क्या 3 महीने बिना खाना पानी के जिंदा रह सकता है बच्चा, क्या पॉसिबल नहीं है। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाए तब तक प्लेसेंटा का जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, वो सारा का सारा कौन करेगा, कॉर्पस लूटियम करने वाला है। समझ में आ रही है। अभी के लिए फॉलिकल्स याद रखने हैं, एक बार वापस बता देता हूं, यहां तक खत्म करते हैं। कल थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, इसीलिए आज छेड़ा नहीं उसको, ठीक है ना, नहीं तो पहले डायग्राम बताता फिर फॉलिकल्स पे आते, ठीक है ना। बड़ा डायग्राम है इसीलिए अभी बात नहीं की उसकी, कल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लो, अपन को कितने फॉलिकल्स या कितनी पुटिकाएं याद करनी है, 5 में पहली कौन सी है, प्राइमरी, दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी, तीसरी कौन सी है, टर्शियरी, चौथी कौन सी है, ग्राफियन, और 5वीं कौन सी है, कॉर्पस लूटियम। अगर मैं पूछूं इन 5 फॉलिकल्स को एक फॉलिकल से दूसरे फॉलिकल में, दूसरे को तीसरे में फॉलिकल में चेंज करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, एपीएचएस। समझ में आ रही है बात मेरी का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन 5 फॉलिकल में से कौन सा फॉलिकल है जो ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो कौन सा होगा, ग्राफियन फॉलिकल। अगर मैं पूछूं कि इन 5 फॉलिकल में से कौन सा प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो कॉर्पस लूटियम। समझ में आ रही बात कह रही है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, अगले टर्न पे इसको बचे हुए टॉपिक को खत्म करते हैं। डायग्राम चलो बनाना हो तो बना देते हैं।
एक छोटा डायग्राम है वो बना देते हैं, बस प्रोसेस अगले टर्न पे कर देंगे कि समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनसीईआरटी के डायग्राम सारे देखते चलना है तुम्हें, ठीक है ना। घर से थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूँ ये भी डायग्राम, लेकिन उस डायग्राम को अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि लाइनें समझना इंपॉर्टेंट है। लाइनें तुम्हें इससे सारी, एक पेज की लाइन है वो सारी समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना वापस आके। क्या हुआ, येलो वाला नहीं दिख रहा? ब्लू ने तड़ दिया भाई। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना, एंटम गुआ बनाने के लिए।
यहाँ पर इन पांचों फॉलिकल को समझाने के लिए बनाया मैंने। बाकी एनसीईआरटी में रप्चर्ड फॉलिकल का भी बना हुआ है कि कैसे फटती है, कैसे ओवुलेशन होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पांचों फॉलिकल में क्या डिफरेंस होता है वही बनाने के लिए अपन ने इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। एक बार बना देना, इसके बाद अपन अगले टर्न पे इसको समझेंगे। तो इस पर टाइम लगेगा 15-20-25 मिनट का टाइम लगता है इसमें। तो यही है मैनली फीमेल के अंदर। उसके बाद एक है बाहरी जेनेटेरिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 2-3 दिन की कहानी बनी है फीमेल की। फिर गैमेटोजेनेसिस एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगले सप्ताह में चैप्टर लगभग अपन पॉसिबिलिटी कोशिश करेंगे अगले सप्ताह में ख़त्म कर दे। अभी थोड़ी धीमे ही रखी है स्पीड, थोड़ी बढ़ा देंगे अभी, थोड़ी पढ़ते रहना साथ।